में ये टारगेट करना, हमारा टारगेट ग्रुप सिर्फ पहाड़ के लोग, तो लखनऊ के वो इलाका जहाँ पर हुमायूं गढ़वाल के अधिकांश बाशिंदे रहते हैं, जैसे विकास नगर है, उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण के रूप में लिया जाना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिविटी के रूप में लेना चाहिए, न कि सब्जेक्टिविटी का। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपने वहाँ पर एक बड़ा आउटलेट खोलना है, तो हमको वहाँ के उन बाशिंदों की फूड हैबिट्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी है, 1500 2000 लोग रहते हैं, 4000 लोग रहते हैं, उसको सैम्पलिंग से हम स्टडी करते हैं। हम वहाँ से 100-50 लोग उठाएंगे और उनका समग्रता से अध्ययन करेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो पले बड़े कैसे, उनके पिताजी क्या भोजन करते थे, वो क्या भोजन करते हैं, उनके घरों में क्या आज भी वही भोजन है, या वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, बाजारीकरण के कारण जो बहुत सारे प्रभाव हुए हैं, या उनकी भोजन की आदतें बदल गई हैं क्या, उन सब के आधार पर हम एक आउटलेट खोलने का प्रयास करें। ऐसे ही हमको अगर दिव्यांगों का अध्ययन करना है, ऐसे ही अगर हमको कुछ विधवाओं का अध्ययन करना है, कुछ हमको अध्ययन ऐसा करना है कि जो छात्र नेता क्या सोचते हैं, मूवमेंट्स का अध्ययन करना है, तो हम केस स्टडी करें। ऐसे छात्र नेता जो नेशनलिस्टिक हैं, जो सोशलिस्टिक हैं, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म में विश्वास करते हैं, उन सब में हम कुछ नेताओं को लेकर के, जैसे उदाहरण तो मैं ये देखो पासी जाति का अध्ययन करें कि उनकी जो है फ्रीडम मूवमेंट में क्या भूमिका रही हो, तो हमको स्टडी करें। हम 50-60 ऐसे लोग लेंगे और उनकी पूरी तरह स्टडी करने के बाद उनके सारे पक्ष का अध्ययन करेंगे, और तब हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। वो निष्कर्ष भी वैज्ञानिक और प्रामाणिक होगा कि वो 50 लोग उस पर्टिकुलर सोसाइटी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव। इसको हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। केस स्टडी मेथड बहुत अच्छी भी है। जिन शोधकर्ताओं के पास समय का और धन का अभाव है, उनके लिए पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन केस स्टडी मेथड के ऊपर कई बार अभिनव झुकाव अवैधानिकता का आरोप लगाया जाता है। दूसरी तरफ सोशियोमेट्री मेथड है। सोशियोमेट्री मेथड बेसिकली अंतःक्रियात्मक संबंधों, अंतर पारस्परिक संबंधों, उनकी जरूरतों, उनके गुण, पारस्परिक जो उनका झुकाव, उनका प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अनुराग, उनको तवज्जो दिया जाना, उन सब के आधार पर ये पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कूसल सर्वाइव में जेल मोरेनो नाम के एक विद्वान ने इसमें स्टडी किया था, और ये बेसिकली स्टडी शरणार्थियों के बीच की गई थी, जो कैंप्स में निकले हुए लोग से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनके बीच में कैसे क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनमें कौन दलगत नेता हो सकता है, कौन कौन से काम कर सकते हैं, उसके आधार पर जेल मोरेनो ने कूसल सर्वाइव में सोशियोमेट्री मेथड या समानुपाती पद्धति का प्रयोग किया था, और बड़ी प्रभावी पद्धति रही है। अभी भी अगर कक्षाओं के बीच में किसको मॉनिटर बनाना है, किसी को अध्ययन करना है, तो सोशियोमेट्री मेथड का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम क्रिस क्रॉस, फर्स्ट, सेकेंड और ऐसे करीब 7 ऑर्डर में बनाते हैं। उस आधार पर हम लोगों के प्रेफरेंसेस को लेते हैं और ये पूछते हैं कि कौन व्यक्ति आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन व्यक्ति कम महत्वपूर्ण, उसके आधार पर किसी दीजिए। और जब निकलता है कि 10 लोगों से मैंने पूछा, 10 में से प्रेफरेंसेज में कोई एक ऐसा निकला जिसको सभी 9 लोग प्रेफरेंस करते हैं, माना जाएगा कि वही उस क्लास का मॉनिटर होगा। और इस तरीके की प्रयोग हम नजरिए करते हैं। ये जब कूसल सर्वाइव के आधार पर जो जेल मोरेनो ने सोशियोमेट्री का प्रयोग किया था, उसको और अधिक वैज्ञानिक बना करके और अधिक परिभाषित परिवर्तित करने का काम हेनिंग्स ने किया था। और हेनिंग्स ने भी इसको एक्सप्लोर करने का काम किया और कहा कि आधुनिक जो समाज में जो मास सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर लोगों की प्रेफरेंसेस, उनकी नीड, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग के आधार पर सोशियोमेट्री मेथड का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से समाज विज्ञान में एक गुणात्मक पद्धति का ऐसा प्रयोग जो न केवल एक बेहतर समाज बनाने में, बेहतर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की चलाए रखने में, बेहतर मार्केट स्ट्रक्चर चलाए रखने में सहायक है। इस तरीके का एक प्रयोग भी क्वालिटेटिव मेथड के किया जाता है। आपको पता है एथ्रोनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म और पोस्टिज्म, ऐसी तमाम पद्धतियाँ हैं जिनका प्रयोग भी किया जा रहा है। और ये सब क्वालिटेटिव मेथड है। अभी ग्राउंड थ्योरी की बात की जा रही है, जो क्वालिटेटिव है, ये फ्यूजन है बेसिकली ग्राउंड थ्योरी, जिसमें दोनों चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। और ग्राउंड थ्योरी भी ऐसे शोध करता है जिनके पास समय है ज़्यादा, जो कि नरेशन के आधार पर है। आजकल जो ओरल हिस्ट्री है, उसमें नैरेटिव स्टडीज़ की बात की जा रही है। ये भी एक क्वालिटेटिव मैथड्स है कि व्यक्ति के जो नरेशन करता है
उसके तथ्यों के आधार पर, और उसमें से हम वो चीज़ें उत्थापित करते हैं जो हमारे लिए वैज्ञानिक निष्कर्ष का, वैज्ञानिक परिणाम का कारण बन सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो नैरेटिव हिस्ट्री जो है वो आजकल समाजशास्त्र में प्रयोग होने लगी। इससे $3 बिलियन की इंडस्ट्री, इसको स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ये दुनिया में फैल रही है। तो आपको ताजुब होगा, यूरोप में ही नहीं, तो यूरोप में तो तमाम जो फैमिलीज हैं वो ब्रोकन हो चुके हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम वहाँ है नहीं, ओल्ड एज होम के लोग रह रहे हैं। इसके कंप्यूटराइजेशन के एज में वहाँ जब फैमिली संस्था इंस्ट्रूमेंटल हो गई है तो और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है स्टोरी टेलिंग का जो व्यापार है। मैं खुशी तो कहूँगा व्यापार है। एक ज़माने में भारत देश में जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे तो स्टोरी टेलिंग धीरे धीरे हमारे दादा दादी नाम नानी के माध्यम से मिलती थी। तो चाहे न चाहे अमूमन सामाजिकरण उस तरह हमारे व्यक्तित्व का सृजन होता था। हमारे अंदर वीर, शौर्य, साहस, करुणा, दया, पारस्परिकता, सद्भाव और प्रेम जैसे गुणों का अपने आप ही निरूपण इन कहानियों के माध्यम से एक आभासी, एक तरीके से ऐसा सामाजिकरण जो दिखाई नहीं देता था उसमें निरूपित हो जाता था और बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो। लेकिन आज भारत ही नहीं, एशिया के तमाम देशों में जहाँ पर वैश्वीकरण अपने पैर पसार रहा है, जहाँ आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण की बयार से अपने को समाज में दूर नहीं रख सका है, वहाँ पर निश्चित रूप से स्टोरी टेलिंग यानी नैरेटिव हिस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट बढ़ गया है। और नैरेटिव हिस्ट्रीज के आधार पर न केवल लोग अपने व्यक्तित्व को संवार रहे हैं, बल्कि साथ साथ बच्चे बेहतर काम करने के लिए, बेहतर नागरिक बनने को भी प्रेरित हो रहे हैं। समाजशास्त्र में नई चीज़ों का इन क्वालिटेटिव मेथड्स का प्रयोग हुआ है। मैंने भी कई अपने शोधोद्यमों में इसका प्रयोग किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि समाजशास्त्र में एक तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति के साथ साथ यदि क्वालिटेटिव मेथड जिसके अंतर्गत केस हिस्ट्री मेथड की बात की हो और सोशियोमेट्री साथ साथ ग्राउंड थियोरी और नैरेटिव हिस्ट्री का प्रयोग समन्वित रूप से किया जाएगा तो आप सब मान के चलेंगे कि एक बेहतर समाजशास्त्र बनाने में हम सब सहायक होंगे। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमको फ्यूजन करना पड़ेगा। आप इस पद्धति की प्रक्रिया में बहुत कुछ बचाना भी शेष था, क्योंकि आप भी मानेंगे कि आज जो खासतौर पर अगर हम गरीबी की अध्ययन की बात करें, हम बेरोजगारी के अध्ययन की बात करें, अगर हम विकास के अध्ययन की बात करें, सिस्टम डेवलपमेंट के अध्ययन की बात करें, उन अध्ययनों में सिर्फ क्वान्टिफिकेशन के आधार पर अध्ययन नहीं होता है और इसलिए सोशल इंडिकेटर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जो हिडन कॉस्ट, जैसे उदाहरण के तौर विकास और पर्यावरण संबंधों का एक उदाहरण ले लीजिए आप, तो आप बेहतर तरीके से अंत में हमारी बात को समझ पाएंगे। विकास और पर्यावरण के संबंधों में जो पहले अध्ययन किए जाते थे, तो अध्ययन में ये देखा जाता था कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो पर कैपिटा इनकम, जो परचेसिंग कैपेसिटी है, वही निर्णायक है। यदि किसी देश और समाज की क्रय शक्ति बेहतर है, यदि किसी देश और समाज की सकल घरेलू उत्पाद बेहतर है, तो किसी देश और समाज की प्रतिक्रिया बेहतर है, तो ये माना जाता था वही देश और समाज विकसित समाज है। विद्यार्थियों अब ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर तय तो होता है कि भाई ये इंडेक्स हमने दे दिया और उसका क्वान्टिफिकेशन किया, जो खरा उतर रहा है वो आगे है, जो नहीं उतर रहा वो पीछे है। लेकिन अभी जो नए अध्ययन हो रहे हैं उन अध्ययनों में विकास पर्यावरण संबंधों में छुपी जो इकोलॉजिकल कास्ट है उसकी भी स्टडी की जाती है। तो माना जा रहा है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो सोशल हेल्थ, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसलिए अब लोग उस इकोलॉजिकल कास्ट को, उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, सोशल हेल्थ को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ क्वान्टिफिकेशन के आधार पर भी नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डाटा के आधार पर भी स्टडी किया जाना चाहिए। तो सो देयर इज नीड टू हैव अ फ्यूजन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इन सोशियोलॉजी, देन ओनली वी कैन मेक a grand theories in sociology to establish this as a science as it is already established universally. तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सबको, दर्शकों को भी, कि आप सब आगे अवसर मिलेगा और वृहद रूप से तमाम ऐसी स्रोत पद्धतियों का आपने अध्ययन नहीं अभी तक आप समय रखा है उनको बताने का अवसर प्राप्त होगा। एक अंतिम बात जो हम कहकर के समाप्त करेंगे और वो बात ये है कि समाजशास्त्र अपने पैर
बड़े पैमाने पर अन्य समाज विज्ञानों के बीच भी पसार है। अगर विकास अध्ययन करने हैं, अगर महिला अध्ययन करना है, अगर पर्यावरणीय अध्ययन करने हैं, अगर हमको खुशहाली का अध्ययन करना है, तो हमें समाजशास्त्र का अध्ययन करना होगा। और समाजशास्त्र इसलिए नए उपागमों, नए प्रविधियों, नई तकनीकों के साथ आगे आ रहा है। ये बात वैश्विक स्तर पर तो इसका विषय ही है, बल्कि भारत देश में जो तमाम काम करने वाले ऐसे डेवलपमेंट स्टडी सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी ऐसा काम हो रहा है। हम जिस जगह बैठे हैं लखनऊ में, यहाँ पर भी गिरी समाज विकास संस्थान है और गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में भी इस तरीके से क्षेत्रीय अध्ययन किए जा रहे हैं। मैं भी कई सारे अध्ययनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब आने वाले समय में इन अध्ययनों के साथ अवगत होंगे और अपने ज्ञान को परिमार्जित करेंगे। इस संपूर्णता के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ आगे भी समझेंगे। थैंक यू सो मच।